जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना जो काम हम लोगों ने शुरू किया था स्टैट्स के वाले से जो हम चीज़ें कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। स्टैट में हमने जो चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं क्विकली उसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने ये बात की थी कि देयर इज़ अ स्टैट साइकिल जिसमें हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। फिर हमने कहा था कि एक सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे और सैंपल के अंदर से सैंपल के स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे और उन स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स एस्टिमेट कर लिया करेंगे। एक तरीकाकार होता है पॉइंट एस्टिमेशन का जिसमें एक्यूरेसी कम होती है लेकिन आंसर हमारा पिन पॉइंट आ जाता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा एक्यूरेसी करना चाहते हैं तो हम एक रेंज की एस्टिमेशन देते हैं कि हम जो सैंपल का स्टैटिस्टिक्स आए हैं इसमें कुछ प्लस या माइनस करते हैं, एक ही अमाउंट को प्लस करते हैं, एक ही अमाउंट को माइनस करते हैं, तो हमारी एक रेंज आ जाती है जिस रेंज में हम एस्टिमेशंस करते हैं। अभी हम लोगों ने फिर जो सिस्टम पढ़ना शुरू किया था वो ये था कि सैंपल है और सैंपल के स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करने हैं। डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिक्स हैं जो सैंपल के हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें हमने कहा था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है जो कि डाटा के सेंटर पॉइंट्स या डाटा का एक ओवरऑल अमूमी रुझान बताती है कि ये क्या है, इसमें किस तरह की चीज़ें हैं और उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। इसके अंदर जो हम लोगों ने कहा था कि एवरेजेस जो होती है वो तीन तरह की होती है, वैल्यू बेस्ड एवरेजेस, पोजीशन बेस्ड एवरेजेस और फ्रीक्वेंसी बेस्ड एवरेजेस। जो वैल्यू बेस्ड एवरेजेस होती हैं वो डाटा की वैल्यू की बेसिस पे होती है, मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसके तीन पैरामीटर्स हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं, तीन स्टैटिस्टिक्स हैं जो हम इस पे कैलकुलेट करते हैं। पोजिशनल एवरेजेस के अंदर डाटा को सॉर्ट करने के बाद उसकी पोजीशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं हम कि यार उसके सेंटर में, उसके फार आउट एरियाज के अंदर या किसी खास एक लेवल के अंदर किस तरह की आइटम्स पाई जाती हैं, उसमें हम मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल या परसेंटाइल में कैलकुलेट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो हमारी कैलकुलेशंस होती थी वो होती थी मॉड और मीडियन और मॉड ही होता था। तो मॉड जो है वो फ्रीक्वेंसी की बेसिस के ऊपर होता था। फिर हमने इनकी कैलकुलेशंस की थी और हमने इन दोनों कैलकुलेशंस के अंदर ये देखा था कि हम किस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हैं अनग्रुप डाटा की फॉर्म में। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के केस में हमने कहा था कि डाटा में फैलाव कितना है, डाटा में एक्सट्रीम वैल्यूज उसकी मिडल वैल्यूज से कितनी दूर हैं, ये चीज़ जो है ये हमें बताती है कि डाटा की डिस्पर्शन कितनी है। और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो सिर्फ उस रीजनेबली उसी डाटा के बारे में मुझे बताती है, ये उसी तरह के डाटा सेट के अंदर डिस्पर्शन का बारे में बताती है। लेकिन जब हम डिफरेंट टाइप के डाटा सेट की आपस में डिस्पर्शन को मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन चाहिए होते हैं, क्योंकि रिलेटिव ही वो होते हैं जो आपको कंपेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है यहाँ से ये आप ज़हन में रख सकते हैं कि ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होती है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोएफिशिएंट्स जो होते हैं, कोएफिशिएंट से भी ये मतलब होता है कि ये यूनिट से आज़ाद चीज़ है। जब कोएफिशिएंट आ जाए तो उसका मतलब है कि ये किसी यूनिट से आज़ाद चीज़ है। हमने ये कहा कि यार अभी तो थोड़ा डाटा था तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया, सिंपल फार्मूले थे। मीन जो था वो समेशन x ओवर n होता था और फलां कैलकुलेशन हमने इजीली कैलकुलेट कर ली। लेकिन जैसे जैसे डाटा बढ़ता चला जाता है, जो हम लोगों ने जो नंबर ऑफ वैल्यूज अपने सैंपल में ली हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर हमें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, वो ये कि हमारी लेंथी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। जब लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं तो हम लोगों ने उसके तीन डिफरेंट टाइप के डाटा सेट लिए और हमने कहा कि हम लोग डाटा को किसी ना किसी तरीके से ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि उसमें कुछ समराइजेशन आ जाए। हम लोगों ने सोचा था कि अगर डाटा के अंदर यूनिक वैल्यूज जो है वो कम है, डाटा नंबर ऑफ वैल्यूज काफ़ी बड़ी है, जैसे ऑब्जर्वेशंस काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन यूनिक वैल्यूज बहुत कम थी, तो फिर हमें एक ऐसा तरीकाकार लेकर आना चाहिए जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ग्रुप्स नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल आइटम की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिविजुअल आइटम्स क्या क्या है, हमने देखा कि हमारे इस डाटा के अंदर जो स्टूडेंट्स इन क्यूएम क्लास, हमने कहा कि ये हमारी 8 वैल्यूज हैं, उन सारी 8 वैल्यूज को हमने नोट किया और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली कि वो कितनी थी। ये काम एक एक करके काउंट करके टोटल यहाँ पे लिखने से भी हो जाता है। एक और तरीका है जिसको हम टैली मार्क्स कहते हैं कि हम ये 24 है तो 24 के आगे एक निशान लगा दें, 25 है तो 25 के आगे एक निशान लगा दें और इस तरह से निशान लगाने के बाद उनको काउंट कर लें तो वो टैली मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, वो अब खैर इतना इस्तेमाल नहीं होते, हम इसको इजीली ऐसे ही कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। इसके बाद हमने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो फार्मूले होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले होते हैं वो ग्रुप्ड हो या अनग्रुप्ड हो, ये बेसिकली हमारी क्या है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम कोई ग्रुप नहीं बना रहे लेकिन एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी आ गई है हर आइटम की। और जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी हम उसमें सारी वैल्यूज को नहीं लिख सकेंगे, उसकी हमें जो है ना वो कोई ना कोई ग्रुपिंग करनी पड़ेगी।
तो हमने इसके ऊपर जो है वो दूसरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले फार्मूले लगा के देखा था कि इसका तो ये आंसर आता है। यहाँ तक हम लोगों ने ये चीजें की थी। अच्छा, अब चलो जरा एक दफा इधर देखते हैं कि एज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्यूएम क्लास के बारे में तो हमने देख लिया कि इसके अंदर हम लोग अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, लेकिन क्या इस तरह का जो डाटा सेट है, ये वाला जो हमारा डाटा सेट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 100 स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 100 सेल्समैन इन ए मंथ, अगर हम इसकी कोई कैलकुलेशन करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल 100 सेल्समैन है, इन 100 सेल्समैन ने पूरे एक महीने में कितना डाटा ट्रैवल किया है, कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है, इसकी अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहें, अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हमारे जो सेल्स पर्सनस हैं, जो हमारे सेल्समैन हैं, वो कितना एक महीने में सफर करते हैं। ठीक है, कंपनी है जो चीजें बेचती है, जिसके सेल्समैन है, एक कोरियर कंपनी है जो जिसके सेल्समैन है जो कि क्या करते हैं, वो कोरियर उठा के, कोरियर पर्सन जो है ना वो जाके कोरियर डिलीवर करते हैं। तो हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ऑन एवरेज हमारा जो कोरियर का ड्राइवर है, एक ड्राइवर वो एक महीने में कितना किलोमीटर सफर करता है। तो उसके लिए हमने 100 कोरियर के ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई किया और उनकी हमने कहा कि बताओ तुमने इस पूरे महीने में कितना सफर किया है। तो उन्होंने ये कुछ कैलकुलेशन बताई। अब अगर मैं इसको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बनाना शुरू कर दूंगा ना, यानी कि हर वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें 76 यूनिक वैल्यूज हैं। अब अगर मैं उसी तरीके से बनाना चाहूँ जैसे मैंने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ये अभी आपके सामने बनाई है उस डाटा की, तो वो बहुत मुश्किल होगा। मुझे 76 लाइन आइटम्स बनानी पड़ेंगी और हर लाइन आइटम के आगे काउंट करके यहाँ से दिखना पड़ेगा कि वो कितनी दफा आया है। इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर ये है कि मैं इन इंडिविजुअल आइटम्स की कुछ ग्रुपिंग कर दूं, तो वो ग्रुपिंग कैसे करूंगा मैं इस तरह से इसकी ग्रुपिंग करूंगा। मैं कहूंगा कि यार ये पहले 3 जो है इसका पहला ग्रुप बना दो, जो अगले 3 है इनका दूसरा ग्रुप बना दो, और जो अगले 3 है उनका तीसरा ग्रुप बना दो। ग्रुप्स बनते जाएंगे और जब मैं पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा तो मैं उसमें 18, 19 और 20 तीनों काउंट करके लिख दूंगा कि ये 18, 19 या 20 कितनी दफा आया है। जब मैं दूसरे ग्रुप की कैलकुलेशन करूंगा तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो वो जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी से अगर मैं बनाना चाहूं, लेट सपोज, तो ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसी को मैं इस तरह से लिखूंगा कि मेरा जो है वो पहला ग्रुप है 18 से लेकर 20 तक, दूसरा है 20 से लेकर 22 तक, तीसरा है 22 से लेकर 24 तक, और तीसरा है जी 24 से लेकर 26 तक। तो मैं 4 ग्रुप्स बना लूंगा, 1, 2, 3 और 4। अब मैं क्या करूंगा, 18 और 20, 18, 19 और 20। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हायर एक्सक्लूसिव होती है, लोअर इंक्लूसिव होती है, यानी कि 18 से लेकर 20 के दरम्यान में 18 और 19 जमा होंगे, 20 से 22 के दरम्यान में 20 और 21 जमा होंगे सिर्फ। तो 2 आइटम्स को मैंने जोड़ के ग्रुप बना लिया, क्योंकि मैं कम लाइन आइटम्स या छोटा टेबल बनाना चाहता हूं। सही है, क्योंकि यूनिक वैल्यूज मेरी ज्यादा है। तो जब मैं इस तरह से करूंगा, मैं कहूंगा 18 और 19 जो है ये 9 दफा आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 हो जाएगी। 20 और 21 जो है ये मेरा 8 दफा आया है, ये मेरा 4 और 2 6 दफा आया है, और ये जो है 24 और 25 जो है ये मेरा 7 दफा आया। तो हम वही काम कर रहे हैं जो हमने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, लेकिन क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा है, 76 यूनिक आइटम्स है, तो इसलिए फिर मुझे कुछ ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें हमने यूनिक आइटम्स को एक ग्रुप बना के ग्रुप की शक्ल में 15-15, 10-10, 20-20 आइटम्स इकट्ठी लिखी। इसे हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि 100 वैल्यूज का वैसे इंडिविजुअली कैलकुलेशन करना, दैट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क, वो एक मुश्किल काम हो जाना था। ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ग्रुप्स बना लेंगे जिसमें लोअर इंक्लूसिव है या हायर इंक्लूसिव है या अपर और लोअर साइड जो है वो इक्वल है, वट एवर, वो उसके ऊपर अभी हम जाते हैं कि उनकी क्या टर्मिनोलॉजीज है, उनको क्या बात करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम इंडिविजुअल आइटम्स को जिनको अलग अलग लिखते थे, वो अब हम अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास 76 यूनिक आइटम्स हैं, तो 76 लाइन आइटम्स बन जाएंगी हमारे पास। हर आइटम के सामने 1 या 2 दफा 1 लिखा होगा, क्योंकि 76 आइटम्स है और 100 ऑब्जर्वेशंस है। तो हमारे लिए वो टेबल जो था वो आइडियल नहीं होगा। फिर हमने कुछ ऐसा टेबल बनाना है जो कि हमारे लिए आइडियल हो, और
थोड़े से टाइम में अपना सारा डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं और ये हमारी क्लास बाउंड्रीज हैं, क्लास बाउंड्रीज हैं कि हर क्लास के अंदर कौन कौन सी बाउंड्री जो है वो, कौन कौन सी आइटम जो है वो हम काउंट करेंगे। ठीक है जी। क्लास बाउंड्री का जो मिड होता है अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा x के इक्वल होता है। ठीक है। और x और f आ गया। अब आपको सारे फार्मूले पता है, f होगा उसमें यूज या x यूज होगा और हम उसको फार्मूला में इस्तेमाल करते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो इसका हमारा पास x होगा 19, इसका 21, इसका 23 और इसका 25। तो फ्रीक्वेंसी भी आ गई और x भी आ गया, फार्मूले सारे। अब समीशन f ओवर x डिवाइडेड बाय समीशन f, ये हम लगा सकते हैं इसमें। ठीक है। समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ कितना है, 9, 8, 6 और 7, ये कितने बनते हैं, 30 ही बनते हैं ना, 30 बनते हैं। ज्यादा बनते हैं, कितने बनते हैं, 7 और 9 15 और 8 और 7 15, हाँ ठीक है 30 हो गए। अब देखो यही डाटा है, वही डाटा है। हमने पहले अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से इसकी कैलकुलेशन की थी, तो हमने x रखा था 18 6 से, 19 3 से, 20 6 से। अब जब हम इनके ग्रुप्स बना रहे हैं, अब बेसिकली हमने इनके ग्रुप्स कैसे बनाए हैं, दो आइटम्स के ग्रुप्स बनाए हैं। पहले 2 आइटम्स का एक ग्रुप जिसको हम फर्स्ट ग्रुप कह सकते हैं, अगले 2 आइटम्स का दूसरा ग्रुप, अगले 2 आइटम्स का तीसरा ग्रुप और अगले 2 आइटम्स का चौथा ग्रुप। अब जरा इसको देखना कि पहले अगर हम सिर्फ ये वाला करते, ये है हमारा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगली है जी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम डाटा से अनग्रुप्ड और ये है जनाब ग्रुप्ड। इसमें आ रही है कितनी लाइन आइटम्स, 8 लाइन आइटम्स। टोटल कितनी लाइन आइटम्स है, 8। इसमें कितनी है, 4। ठीक है, इसमें 4 है, उसमें 8 है। तो अब जरा देखना, इसका जब x निकालेंगे अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, तो जब हम इनको दोनों को जमा करके कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास x ये आ रहा है। इसे हम क्लास मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, x को क्लास मार्क कहते हैं। अच्छा, क्लास मार्क को इस्तेमाल करते हुए अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे ग्रुप डाटा से, ये था अनग्रुप डाटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कोई ग्रुपिंग नहीं थी लेकिन वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी। और ये क्या है जी, ये है जी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप जरा देखना, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो फार्मूला क्या है, मीन का। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ एक्स क्या है, हम लोग 9 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखेंगे 8 को 21 से, 6 को 23 से और 7 को 25 से मल्टीप्लाई करें। मुझे बताएं कि क्या आंसर आता है एफ एक्स का। 9 इंटू 19, 8 इंटू 21, 6 इंटू 23, 7 इंटू 25। आप सारे इकट्ठे कर दें और इवन कैलकुलेटर पे कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेटर पे सीधा लिखें 9 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 21, यानी कि इसमें ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो पहले खुद ही मल्टीप्लिकेशंस करेगा, बाद में सारों को ऐड करेगा। तो मुझे समीशन एफ एक्स बताना है आपने कितना है। $652। अब इसका अर्थमेटिक मीन कितना आया, 652 डिवाइडेड बाय 30, 21.733। अच्छा, अब जरा देखना गौर से, हमारे पास यही डाटा सेट था, ये वाला, वो जो एज ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा था। हमने उस एज ऑफ स्टूडेंट्स का, जब हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन ऐसे फाइंड आउट किया ना कि हर क्लास को, हर आइटम को अलग अलग क्लास कंसीडर किया, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी, जमा किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया था उसका, ये हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया था 21.13। अब हमने उसी डाटा को जब ग्रुप्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, उसी से हमने ग्रुप्स बनाए 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26 और उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी। सेम आइटम्स हैं, बिल्कुल सेम आइटम्स हैं,
लेकिन जब हमने इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला भी वही लगाया, आंसर थोड़ा सा फर्क आ गया, 21.13, 21.73। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम डाटा को लेकर आते हैं तो जो उसका एक्चुअल आंसर होता है उससे थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन हम उसको बॉदर नहीं करते, हम कहते हैं यार ठीक है, ये आंसर हमारा ठीक है, 21.73 ही है। तो बहुत बड़ी ज्यादा वैल्यूज जब होती हैं तो उसका अगर हम लोग ओरिजिनल तरीके से कैलकुलेशन करें तो आंसर थोड़ा और आएगा, और ग्रुपिंग के तरीके से जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर कुछ और आता है। सही है, आंसर कुछ और आता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही फर्क होता है आंसर के अंदर। सेम डाटा सेट से अगर हम सारी वैल्यूज को जमा करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो ये था। हमने उसके कुछ ग्रुप्स बना लिए, उसी डाटा के ग्रुप्स बना के सारी चीजें बिल्कुल ठीक की 100%, तो हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज आया। तो हमेशा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, हमेशा एग्जैक्ट आंसर इसी तरीके से आएगा, लेकिन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल होते हैं, इसलिए हम डाटा को ग्रुप कर लेते हैं। वो कौन कौन से बेनिफिट है? कैलकुलेशन में आसानी होती है। अब जरा देखिएगा, हमारे पास ये वाला जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 100 सेल्समैन इन ए मंथ, ये हमारे लिए बहुत ही रेलेवेंट सी एक बात है। हम इसके ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली इस सारे को जमा करते और 100 पे डिवाइड करते तो हमारा मीन आता, वो एग्जैक्ट एक्यूरेट 100% ठीक होता, लेकिन हमें उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर ना भी मिले तो काम चल जाएगा, वो कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसके लिए डाटा में से सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, जिससे कि आपकी डाटा की रेंज आ जाती। तो जनाबे वाला ये देखिएगा जरा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है जी इस डाटा सेट के अंदर से, और मिनिमम वैल्यू क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 100 सेल्समैन इन ए मंथ, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 577 जो है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे बड़ी तो कोई वैल्यू नहीं है। 594 भी है, 600 भी है कहीं पे, ठीक है जी। 590 भी मुझे नजर आया है, ठीक है। अब इसका तरीका अनफॉर्चुनेटली यही है कि आप इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को ट्रेस करें। तो 560, 487 जो है ये मिनिमम वैल्यू आ गई है, मिनिमम वैल्यू देखनी होगी। पहले मैं मैक्सिमम वैल्यू देख रहा हूँ, 590 आ गई। 590 से कौन सी बड़ी वैल्यू नजर आ रही है जी? 594। 594 किधर नजर आई है जी आपको? ऊपर है, थर्ड लाइन में 594, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। इससे बड़ी मेरा ख्याल है वैल्यू कोई नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 594, मैक्सिमम वैल्यू इज 594। मिनिमम वैल्यू क्या है जी? 481 भी मुझे तो नजर आ रहा है, ये रहा 481, ठीक है जी। तो डाटा को ट्रेस करते हैं जी, 481, तो 481 से छोटी वैल्यू देख लेते हैं, 486, नहीं वो 541 है ना, 400, तो हमें इसमें ट्रेस करना पड़ेगा 497, 481 से छोटी कोई नहीं है, 481 से छोटी कोई नहीं, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू रखेंगे 481, इन दोनों के दरमियान का लेंगे डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं रेंज। रेंज आ गई, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है जी 594 माइनस 481, कितना बना जी? 113 वैल्यूज की जो है ना वो हमारा, अगर हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते तो हम 481 से शुरू करते, 482, 83, 85, 86, सो ऑन एंड सो फॉर 594 तक टेबल बनाते और फिर उसकी फ्रीक्वेंसीज काउंट करके लिखते, ठीक है। उसका तो कोई फायदा ना होता क्योंकि वो बहुत बड़ा टेबल हो जाता। हम चाहते हैं डाटा किसी एक तरीके से सॉर्ट हो। तो इसके जो रूल ऑफ थंब है, या समझ लें कि इसमें जो आइडियल बात है वो ये है कि आप एक ऐसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं जिसमें टोटल 5 ग्रुप्स हों, टोटल 5 या 6 ग्रुप्स हों बस। तो करना ही होगा कि आपने अपनी रेंज को उस पर डिवाइड करना होगा जितने ग्रुप्स आप बनाना चाहते हैं। तो रेंज डिवाइडेड बाय 6 करना होगा, 6 ग्रुप्स बनाते हैं जी, रेंज डिवाइडेड बाय 6, 5, 6 या 7 ग्रुप्स बनाए। तो लेट्स सपोज मैं रेंज डिवाइडेड बाय 6 करता हूं, तो मेरे पास एक रफली एक एस्टीमेट आ जाएगा कि मेरी जो क्लास की जो हाइट है वो कितनी होगी, 18.83। इसको राउंड किया जा सकता है किसी भी नंबर पे, इसको 20 पे राउंड कर लें, 15 पे राउंड कर लें, 19 पे राउंड कर लें, 18 पे राउंड कर लें, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि इसको राउंड किया जाए 20 पे। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 की अगर मैं क्लास हाइट लेकर चलूंगा तो मैं फिर अपनी जो है वो ऐसी
वर्किंग पे पहुंच जाऊंगा जो कि मुझे 5 या 6 क्लासेस या ग्रुप्स बनेंगे। मुझे अच्छा लगा था, हाँ मतलब 5 6 या 7 होनी चाहिए, 5 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 7 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। जितनी क्लासेस आप बनाना चाहते हैं, जितने ग्रुप्स आप बनाना चाहते हैं। बहुत कम ग्रुप्स होंगे तो भी अच्छी बात नहीं है, डाटा आपका ठीक नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, आपको रिजल्ट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि देखा है काम आपने अभी नोट किया है कि ग्रुप्स बनाने से डाटा के आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करना है ताकि आपके ग्रुप्स के अंदर जो है वो इतना डिस्टेंस ना आए, और आपका आंसर जितने बड़े ग्रुप्स बनाते जाएंगे ना, आप जितने बड़े ग्रुप्स बनाते जाएंगे आपका आंसर की एक्यूरेसी उतनी आउट होती जाएगी। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रुप्स भी नहीं बनाने और बहुत कम ग्रुप्स भी नहीं बनाने, ठीक है जी। तो हमारी जो रेंज है दैट इज 591 माइनस 481 इज इक्वल टू 113 डिवाइडेड बाय 6। आप इसे 5 भी कर सकते थे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे 6 ग्रुप्स बने, 6 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 बन जाए, क्योंकि इसमें कभी कभार अगर हम 18 से कम लेंगे ना तो एक और हमारा बन जाएगा ग्रुप, सही है। तो मैं इसको कहता हूं कि जी दिस इज अप्रोक्सीमेटली 20। तो रेंज डिवाइडेड बाय जो आपका है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्लासेस, ये आपके पास एक ऐसा नंबर आता है कि ये आपकी क्लास हाइट होनी चाहिए, ठीक है जी। तो एक्सपेक्टेड क्लास हाइट, ये इसका कोई बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें कि ज़रूरी फार्मूला नहीं है। आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी क्लासेस बना सकते हैं, जैसी मर्जी क्लास हाइट रख सकते हैं। लेकिन अगर आइडियली सोचा जाए तो जब आपको मर्जी कहेंगे तो फिर वो मर्जी बच्चों को समझ नहीं आएगी, वो कहेंगे है हमें कैसे मर्जी का इजाज़त दे दी। तो इसलिए अगेन जैसे हम लोगों ने IRR में भी कहा था कि अपनी मर्जी के 2 रेट आप रख सकते हैं, लेकिन वो फिर बच्चों को समझ नहीं आते। इसलिए फिर हमने एक रूल बना लिया है कि क्लास हाइट जो है वो नॉर्मली होगी रेंज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्लासेस, ये आपकी क्लास हाइट का फार्मूला होगा। कि अगर कोई कहे कि भाई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, क्लास हाइट कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, तो आप कहें कि रेंज डिवाइडेड बाय क्लास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्लासेस, तो ये आपका क्लास हाइट का फार्मूला होता है। अच्छा जी, इससे आपके पास क्या वैल्यूज आ गई, ये आ गई आपकी हाइट आ गई 20 की, क्लास की हाइट जो है वो 20 आ गई, 113 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, अब आपने मिनिमम वैल्यू को भी थोड़ा सा राउंड कर लेना है। जैसे मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है, 481 है। इसको इससे मैं नीचे का एक मल्टीपल ऑफ द वैल्यू ले लेता हूं। तो मैं 480 से शुरू करूंगा, 480, दूसरा मैं रखूंगा 500, तीसरी मैं रखूंगा 520, चौथी मैं रखूंगा 540 से स्टार्ट करूंगा, फिर 560, 580 और 600। देखो मैंने 6 क्लासेस सोची थी, 7 बन गई। तो कभी कभार एक क्लास एक्स्ट्रा बन जाया करेगी, ठीक है। तो 6 या 5 सोचे, 7 भी ना सोचे। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये इन क्लासेस की यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर क्लासेस का जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है जी, ये होता है इस 500 में से 1 माइनस करके लिखना है आपने, 499। ये होगा जी, क्या होगा, 519। ये होगा जी 539, 539, 559, 579, 599, 5, और ये हमारी जो है वो 600 से लेकर 619 तक ये हमारी क्लास बन जाएगी, ठीक है। आखिरी वाली क्लास में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 594 वो इसी के अंदर कवर हो जाएगी। तो आखिरी वाली हम डिलीट कर देते हैं, 599। अच्छा जी, ये है हमारी जो इस तरह से डिजाइन होती है, इनको हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। क्लास लिमिट्स कहते हैं। ये होती है जी लोअर क्लास लिमिट, ये होती है जी अपर क्लास लिमिट। इनकी निशानी ये है कि एक क्लास लिमिट अपर वाली में और दूसरी क्लास लिमिट उससे अगली वाली क्लास के दरमियान में डिस्टेंस होता है, डिफरेंस होता है। हमने अपनी कैलकुलेशन में ये क्लास लिमिट्स नहीं लेनी होती, हमने अपनी कैलकुलेशंस में क्लास बाउंड्रीज लेनी होती है। क्लास लिमिट, ये होती है जी क्लास लिमिट। इससे क्लास बाउंड्रीज बनाने का जो तरीका है वो ये है, इससे क्लास बाउंड्रीज बनाने का जो तरीका है वो ये है कि किसी भी एक क्लास की अपर क्लास लिमिट और उससे अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट में जो डिफरेंस होता है
उसको हाफ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, हाफ पे डिवाइड करते हैं, लोअर क्लास लिमिट में ऐड कर देते हैं, अपर क्लास लिमिट में से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज बनती हैं वो कुछ इस तरीके से बनती है। क्लास बाउंड्रीज, इन दोनों का डिफरेंस है 1 का। 1 का ही है क्योंकि हमने रखा है 1 माइनस करके पीछे लिखा है, तो वो जो है वो 0.5 बनेगा, वो हम इसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे, नीचे वाली वैल्यूज में ऐड करेंगे, लेस करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज में से ऐड कर देंगे। तो पहले ऊपर वाली वैल्यूज में ऐड करते हैं। 499.5, 519.5, 520.5, 559.5, 579.5 और 599.5। 530, अच्छा ये 30 लिखा हुआ है, ये 539.5। और क्लास बाउंड्रीज के केस में जो लोअर क्लास लिमिट्स होती हैं उनमें वो डिफरेंस जो है वो हमने माइनस करना होता है, ठीक है जी। तो 480 में से माइनस किया तो 479.5, फिर उसके बाद यही वाली इधर रिपीट होना शुरू हो जाती है, 499.5, फिर उसके बाद 519.5, 530.5, 539.5 है, ये है जी 559.5, ये होता है जी 579.5। तो ये आपकी 6 क्लासेस हैं जो आपने बनाई हैं, और इन क्लासेस के अंदर आपने क्लास लिमिट की जगह क्लास बाउंड्रीज बना ली, और क्लास बाउंड्री से आप x निकाल सकते हैं जो कि अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। तो इन दोनों को जमा करेंगे, हाफ करेंगे, क्या आंसर आएगा? 579.5 प्लस 479.5, 499.5, इन दोनों को जमा करें, हाफ करें, क्या आंसर आता है? 489.5। अच्छा, हमने दोनों में ऊपर वालों में ऐड किया, नीचे वाला में माइनस किया है। 499.5, 519.5 और वो हमने इधर से माइनस किया, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो क्लास मार्क कितना आ रहा है जी? क्लास मार्क 479.5 से लेकर 499.5 तक। 489.5, और फिर उसके बाद ये इसी तरह से चलता जाता है। 489, 509.5, 509.5, 529.5, 559.5, नहीं 549.5, यानी कि इसमें भी बेसिकली वही 20 का जो डिफरेंस है ना वो आता चला जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये 549 के बाद कितना बनेगा? 569.5 और 589.5। अब जरा देखना, क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क, दो कंसेक्टिव क्लास मार्क्स के दरमियान में 20 का डिफरेंस है जो क्लास हाइट हमने रखी थी। दो कंसेक्टिव क्लास बाउंड्रीज की अपर में 20 का डिफरेंस है जो हमने रखा था, उसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज में भी 20 का डिफरेंस है जो हमने रखा था, ठीक है जी। क्लास लिमिट्स के अंदर भी 20 का डिफरेंस है जो हमने क्लास हाइट रखी थी, और ये भी जो है ना इसके डिफरेंस जो है वो 20 का है, ठीक है। लेकिन क्लास लिमिट में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक क्लास की अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री को आपस में माइनस करें तो क्लास हाइट के इक्वल आंसर नहीं आता। इस वजह से हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं कि क्लास बाउंड्रीज की कंसेक्टिव अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्लास हाइट कहते हैं, और वो क्लास हाइट जो है वो इक्वल h के होनी चाहिए, जो हमने रखी थी 20 रखी थी ना, ठीक है जी। तो क्लास बाउंड्रीज हमने इसलिए बनाई। ये 579.5 ये किस तरह हुआ? इधर वाला में तो एक 0.5 ऐड हुआ, 0.5 लेस हुआ। हाँ, तो उसमें अपर क्लास बाउंड्रीज में ऐड करना है, लोअर क्लास बाउंड्रीज में से माइनस करना है। और वो लास्ट वाला में मतलब जो 479.5 इधर किस तरह हुआ? मैं ये पूछ रहा हूं। वो उसमें से माइनस किया ना। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम हर लोअर वैल्यू में से माइनस कर रहे हैं। तो 500 में से माइनस किया 0.5 तो 499 आ गया, 520 में से माइनस किया तो 519 आ गया। ये तो मैं वैसे ही इधर से पकड़ के इधर कॉपी करता जा रहा था क्योंकि ये फिगर से सेम हो जाती है। दरअसल प्रिंसिपल ये है कि इस वैल्यू में से 0.5 माइनस करना है, इस वैल्यू में से भी 0.5 माइनस करना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप करेंगे,
ठीक है, क्लास मार्क भी आ गया। अब हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, फ्रीक्वेंसी। हर क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी फॉल करती है वो हमें क्लास बाउंड्री से मिलेगी। इसके लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें यहाँ से कॉपी करनी पड़ेगी। देखिए हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 चलेंगे। हर वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको काउंट करेंगे, इसको रेलेवेंट जगह पे टिक करेंगे और हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। शुरू करते हैं, एंड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। हम लोग इसको बस थोड़ा सा करेंगे, बाकी जो है वो आप आई एम श्योर के कर लेंगे। ज्यादा जूम करता हूँ तो वो क्लास पेज नहीं आता। क्लास मार्क अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 इस तरह था। हाँ जी, हाँ जी, क्लास मार्क अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल करने से आता है। अब हम फ्रीक्वेंसी करें। अब देखो 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे। सबसे पहले है जी आइटम 553 है, 553 वो ऊपर है, सबसे ऊपर। 553 कौन से ग्रुप में फॉल करता है? 553 कौन से ग्रुप में फॉल करता है? इस वाले में, क्योंकि इस वैल्यू में 530.5 से लेकर 559.5 तक वैल्यूज आ रही हैं। ऐसे ही है तो 553 जो है वो जो सबसे पहली वैल्यू है वो इस ग्रुप में फॉल करती है। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे कि हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा वाला आइटम? ये वाला। 486 पहले ही ग्रुप में फॉल कर जाएगा, तो 486 ग्रुप 1 के सामने टिक होगा। 527 527 ये 519 से 530 वाले तीसरे ग्रुप में जाएगा, तो उसके आगे 1 लिख देंगे। उसके बाद है जी 564 564 इस ग्रुप में आएगा, यहाँ पे लिख दिया। 584 584 लास्ट ग्रुप में आएगा, लास्ट ग्रुप के सामने यहाँ पे 1 लिख दिया। 594 ये भी लास्ट ग्रुप में आएगा, इसके सामने एक और 1 लिख दिया। इसी तरह से अगर चलते जाएं 579 ये हमारा कौन सा ग्रुप में आएगा? सेकंड वाले ग्रुप में। देखो 579 जो है वो 579.5 इसमें आ रहा है, 579.5। 541 541 ये इस ग्रुप में आ रहा है। तो हम लोग हर एक का टैली मार्क देखते जाएंगे, और 1 लगाया, 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए। जब 4 लग जाएंगे तो जो 5वां होगा ना वो इसका बंडल ऐसे बंद हो जाएगा, यानी कि काउंटिंग में आसानी हो। तो 4-4 का ग्रुप बना के उसके ऊपर 5वां ऐसे लाइन लगाते चले जाते हैं, इसे टैली मार्क कहते हैं। और इसके बाद हम जब इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल 100 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 100 वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा वो कितनी होगी? वो कितनी होगी वो अब हम इतना सारा कैलकुलेट करेंगे, उसकी बजाय मैं इसको यहाँ से देख के हम ऐड कर लेते हैं, जो सोल्यूशन इसका बना हुआ है वहाँ से, ताकि आप लोगों को भी जो है ना वो आपकी मुश्किल आसान हो जाए, है ना। बुक है किसी बच्चे के पास? नहीं उसमें नहीं है। समझ आ गई है सर? हाँ नहीं, लेकिन आगे जाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज चाहिए होगी ना। मजीद आगे कैलकुलेशंस करने के लिए मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज चाहिए, वो मैं यहाँ से बुक से देख के लिख लेता हूँ। तो जनाबे वाला ये हमारी फ्रीक्वेंसीज टोटल बनेगी। इन सबको जब हम जमा करेंगे तो पहली ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बन रही है जी 13, दूसरे की बन रही है 22, ठीक है जी, 27 19 और 13 6, 27, तीसरे की 27, 19, 13 और आखिरी बन रही है हमारे पास 6। ठीक है जी, और टोटल जो है वो इसका 100 के इक्वल। फिर इसमें हमें कुछ और चीजें चाहिए होती हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक क्लास और उसके पीछे वाली तमाम क्लासों की फ्रीक्वेंसी को जमा करने से आती है। फॉर एग्जांपल क्लास 1 की अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो वो बेसिकली ये क्लास जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं वो और उसके ऊपर वाली तमाम क्लासेस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जमा करने से आती है। तो ये क्योंकि पहली क्लास है, इससे पीछे कोई क्लास नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 है। और उसके बाद हम हर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगले क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती चली जाएगी। 13 और 22 कितना हो गया जी? 35।
35 एंड 27, 35 में 20 ऐड करें 60 तो जो है वो 55 और फिर उसमें 7 62, फिर उसमें 19 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी? 79 नहीं, एक कम होगा ना, 81 हो जाएगा। 81 में 13 जमा करेंगे 94 हो जाएगा, 94 में 6 जमा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसका असल में पूरा नाम है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन का मतलब है कि किसी भी क्लास में उससे पीछे वाली या उससे छोटी वाली सारी क्लासेस की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जमा करना है। इसी तरह से एक मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ये कहती है कि इस क्लास से बड़ी जितनी भी क्लासेस हैं, इसकी और इससे बड़ी वाली क्लासेस की तमाम की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि पहली क्लास की मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भला कैसे आएगी? पहली क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी और इसके ऊपर वाली यानी कि इससे बड़ी वाली तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसी। पहली क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी और इससे ऊपर वाली तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसी, ये होती है जी मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये तो सारी की सारी कुल मिला के 100 के इक्वल है। दूसरी क्लास की मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? दूसरी क्लास की अपनी और इसके नीचे वालों की सारों की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले 6 ऐड नहीं किया, ऐड कर रही इसको क्या समझ? पहले भी 6 ऐड किया था, अगर मैंने वो दायरा लगाते हुए 6 मिस कर दिया तो वो नहीं है। पहली जो है 13 और ये सारी, ठीक है, 13 और ये सारी, ये 100 के इक्वल होंगी। ये 22 है तो 22 के साथ ये वाली सारी, ठीक है जी। तो ये कितनी बनती है? ये 22, 27, 19, 13, 6, ये टोटल कुल मिला के बनेगी 87। या ऐसे है कि आप इसमें से ये 13 माइनस कर दें तो 87 बच जाएगा। इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये क्लास और इसके नीचे वाली तमाम क्लासेस, 27 लेस कर, ठीक है जी, ये वाली और इसके नीचे वाली सारी। तो 27, 19, 13 एंड 6, ये टोटल कुल मिला के कितना बनता है? ये उतना ही बनेगा जितना 87 में से 22 निकाल दे तो बनता है। 87 में से 22 निकाल दे कितना बनता है? 65। ये वाली क्लास की अगर हम लोग मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी और इसके नीचे वाली सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी जमा करनी होगी। 13, 6, 19 और 19, 38 हो गया जी। ये इसका दूसरा तरीका ये था कि 65 में से 27 माइनस करें और ये इधर आ जाए, फिर 38 में से 19 माइनस करें तो ये वाली इस क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 19। 19 में से 13 माइनस करें तो 13 के इक्वल आंसर, 19 में से 13 माइनस करें तो 6 के इक्वल आंसर आता है। अब जरा देखिएगा, इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में पहली क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और पहली क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी सेम होती। लास्ट क्लास की मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी सेम होती। yes, पहली क्लास की मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 होती है या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स के इक्वल होती, और लास्ट क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो यहां से हम निकाल सकते हैं मोर देन और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के केस में। ये हमें कहीं कहीं इस्तेमाल में आएंगी जब हम फार्मूले इस्तेमाल करेंगे ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वहां पे ये हमारे लिए इस्तेमाल में आएंगी ये प्रॉपर्टीज। खैर इसके एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं कि बताएं जी लास्ट क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी? तो हम कहेंगे कि लास्ट क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही होती है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100। इस एग्जांपल में अगर किसी एग्जांपल में टोटल फ्रीक्वेंसी 70 होगी तो लास्ट क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 70 होगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें यहाँ से पता चली है कि हमेशा ऐसे ही होगा। पहली क्लास की फर्स्ट क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उतनी ही होगी जितनी उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये 13 बराबर होगा, ये 6 बराबर होगा। पहली क्लास की मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी और आखिरी क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। एमसीक्यूज में पूछ सकता है ये लेस देन मोर देन हमें क्या शो कर रहा है? लेस देन और मोर देन हमें ये बताता है कि इस पॉइंट से आगे क्या फॉल कर रहा है। जैसे हम क्वार्टाइल नहीं करते थे, क्वार्टाइल कैलकुलेट करते थे, हम कहते थे इससे आगे क्या है डाटा सॉर्ट करें तो, या इसके पीछे क्या है। तो लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी क्वार्टाइल्स वगैरह की कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होगी, पोजिशनल एवरेजेस में ये इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो ये वही चीज है जो हमें क्वार्टाइल या मीडियन, शीडियन और इस तरह की चीजें आइडेंटिफाई कैलकुलेट करके देती थी। अब जरा देखिएगा गौर से, अब हमारे पास x भी आ गया है और f भी आ गया है।
और अब हम जो है जो भी हमारे फार्मूले इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम कर सकते हैं कंपाउंड, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा हूँ, ग्रुप डाटा के जितने भी फार्मूले हैं वो आप सारे इस्तेमाल कर सकते हैं इस डाटा के ऊपर। ग्रुप डाटा के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखा था, वो थी ये चीजें, ये कल भी हमने ग्रुप डाटा में भी कर ली थी, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये ग्रुप डाटा का मीन का फार्मूला होता है, ये ग्रुप डाटा का ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है, समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या है? क्लास मार्क, ग्रुप डाटा के अंदर जो हम निकाला है। और हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है? समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ ओवर एक्स। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें, अब क्योंकि हमें दो चीजें चाहिए ना, फार्मूले में दो ही चीजें चाहिए, एफ और एक्स, वो दोनों हमने निकाल लिए। आगे चलते हैं, अगर हम लोग पोजीशनल एवरेजेस की बात करते हैं, पोजीशनल एवरेजेस का फार्मूला किधर गया? ए इधर गया हुआ ये ब्लैक। अब जरा देखो, हम लोगों ने पढ़ा था, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अपने डाटा को सॉर्ट करेंगे। ग्रुप डाटा के अंदर डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, ठीक है जी, ग्रुप डाटा में डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। फ्रैक्टाइल की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है, सबसे पहले हम लोग जो भी चीज हमने फाइंड आउट करनी है, जो भी फ्रैक्टाइल फाइंड आउट करना है, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करते थे ना, 3 स्टेप्स में होता था। पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, यस सर। फिर उसके बाद हम उसकी जो है वो फ्रैक्टाइल की पोजीशन फाइंड आउट करते थे, और फिर हम ये वाला फार्मूला लगाते थे। देखो कैसे किया हमने, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करना था तो फार्मूला ये था i इंटू एन प्लस 1 ओवर डी, उससे हमारा ये आंसर आया था, ये पोजीशन निकली थी 8.25। फिर हमने कहा था डाटा में से 8th वैल्यू ले, वो लिखे, और 0.25 ऑफ 9th वैल्यू माइनस 8th वैल्यू लिखनी है, तो वो हमने करनी थी। यहाँ से कुछ मिट गया है तो हमने ये आंसर निकाला था, आपको याद होगा। यस सर। ग्रुप डाटा के अंदर भी ऐसे ही होगा, आपने जो फाइंड आउट करना है, चाहे वो आपका मीडियन है, चाहे वो आपका क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, आपने सबसे पहले उसको ऑर्डर करना है। तो डाटा तो ऑर्डर तो हुआ हुआ ऑटोमेटिकली, जब हमने उसकी ग्रुपिंग कर दी, जब हमने उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड है। अब आपने पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड फ्रैक्टाइल फाइंड आउट करनी, उसका फार्मूला यही है, p इंटू आई एन प्लस 1 ओवर डी। अच्छा, अब ग्रुप डाटा के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि ये हमारा ग्रुप डाटा है जी, अब इसको काफी ऊपर नीचे लेकर आना पड़ता है, तो व्हाई नॉट कि मैं इसको एक और शीट में ओपन कर लूं डाटा को, और फिर हम उसके ऊपर जो है वो कैलकुलेशंस करते रहें, इजीली मूव करना आसान हो जाएगा। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस टेबल के अंदर से अब जो कॉलम्स चाहिए वो है एक्स फ्रीक्वेंसी। ज्यादा है कम ही है बस। हाँ, कैफ में इसका यूज है, ये करेंगे तो कैफ में पहुंचेंगे। नहीं ठीक। इससे बड़ा और काउंटिंग है सर, इस तरह का काउंटिंग उसको कम ज्यादा नंबर जो बेसिक, इसका मतलब लग रहा है कि खत्म हो जाता है, ये चलती है आगे, क्योंकि क्या कि कोई बुक शूट नहीं है भाई, ये तो पास है। नहीं, वो ये टॉपिक आपने और कहीं कहीं पढ़ा मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि भाई ये लोग ने तैयार करें दोबारा। नहीं, ये पकड़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। क्यों मुश्किल लग रहा है? नहीं आसान है। आसान है, चीजें तो बहुत आसान है, मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें चीजें आसान हैं। तो ये हमारे पास डाटा सेट आ गया। अब जरा देखते हैं हम लोगों ने इसमें से क्या फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग इसमें से फाइंड आउट करना चाहते हैं क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल या मीडियन वगैरह, यानी कि पोजीशनल एवरेजेस, तो पोजीशनल एवरेजेस का फार्मूला क्या था जी? ये था, मैंने निकाली वन ग्रुप डाटा के लिए थी, ये ग्रुप ये ग्रुप डाटा के लिए। स्टेप 1, डाटा को सॉर्ट करना है। क्या करना है? डाटा को, यार क्या मसला, डाटा को सॉर्ट करना है। स्टेप 1 कर लिया हुआ डाटा, अब हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है। स्टेप 2 क्या है? पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ग्रुप डाटा के केस में पोजीशन से मुराद है कि हमारा वो फ्रैक्टाइल जो हमने फाइंड आउट करना है वो कौन से ग्रुप में फॉल करता है। करना क्या है? फॉर एग्जांपल इस डाटा सेट के अंदर से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मीडियन, तो फार्मूला क्या है? i इंटू एन प्लस 1 ओवर डी। मीडियन के केस में i की जगह पे 1 आता है, n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि कितनी है? 100। n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज 100 प्लस 1 ओवर d, मीडियन के केस में d 2 होता है। तो क्या आंसर आया भाई? क्या आंसर आया? 101 तकसीम 2 50.5।
50.5। अच्छा, ये अब हमारे पास पहले भी इसी तरह से आता था कि पोजीशन का फार्मूला हम ये लगाते थे। अब 50.5 जो है वो हमने ग्रुप्स की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कहती है कि पहले 13 नंबर्स ग्रुप 1 में है, 13 से लेकर 35 तक जो वैल्यूज है वो ग्रुप 2 में है, 35 से 62 तक वैल्यूज ग्रुप 3 में है। सही है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में ढूंढना है कि कौन सा वैल्यू आइटम ऐसी है जो 50 से बड़ी है, मतलब जो 50 उसके अंदर फॉल कर रहा है। तो ये देखिएगा जरा, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 13 इधर आ रहा है, 13 से 35 वैल्यूज इधर आ रही है, 35 से 62 इधर आ रही है। तो बेसिकली 50.5 वैल्यू जो है वो इस ग्रुप में फॉल कर रही है। तो हमने लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो इससे बड़ा हो जाता है, जो इससे बड़ा हो जाता है, जिसका आंसर ठीक है वो यही है 62। तो ये फॉल करता है, ये जो नंबर है ये हमारा इसके अंदर है, इसलिए हम इसको मीडियन क्लास कह देंगे। मतलब इन 62 वैल्यू में से एक वैल्यू वो 50.5 होगी। हाँ, मीडियन क्लास है ये। क्यों? क्योंकि इसमें मीडियन फॉल कर रहा है। मीडियन कितना आता है? 50.50 पे आता है, और 50.50 इस क्लास में फॉल कर रहा है। देखो, पहली 13 आइटम जो सबसे छोटी हैं वो उस क्लास में 489.5 में फॉल करती हैं, फिर 14 से लेकर 22 तक वैल्यूज दूसरी क्लास में फॉल करती हैं। ठीक है जी, 14 से लेकर 35 तक की वैल्यूज, ठीक है, अगली 22 वैल्यूज जो है वो ग्रुप 2 में फॉल करती हैं। फिर 36 से लेकर 52 तक वैल्यूज तीसरे ग्रुप में फॉल करती हैं। हमें कौन सी चाहिए? 50 नंबर वैल्यू 50.5, वो तीसरे ग्रुप में ही फॉल करेगी, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारी मीडियन क्लास है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मीडियन क्लास। अच्छा, अब हमारे पास वो फार्मूला आएगा जो यहां पे लिखा हुआ है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू आई एन ओवर डी माइनस सी। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं, अब हम फार्मूला लगाएंगे। पहले हम क्या करते थे? हम कहते थे कि 50th वैल्यू ले लें, 50th वैल्यू प्लस 51st माइनस 50th वैल्यू, और उसको हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करते थे। वो था अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए क्या है? हम लोग, अब हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लिया, अब हम फार्मूला लगाएंगे L प्लस एच ओवर एफ इंटू आई एन ओवर डी माइनस सी। अब इसमें L क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास आपने ली है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, मीडियन क्लास कौन सी है? ये वाली 529.5। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आप निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं, वो मैंने उधर से कॉपी नहीं की तो हम उधर से जाके देख लेते हैं। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है ये मैंने नीचे बनाया हुआ था सारा। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो किधर गई जी? ये रहा, तीसरी ग्रुप था ना जिसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमें चाहिए थी। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 519.5। कितनी है? 519.5। तो ये हमारी होती है लोअर क्लास बाउंड्री 519.5, 519.5 प्लस एच। एच हाइट ऑफ क्लास को कहते हैं, वो पता है हमने शुरू में 20 रखी हुई है, 20। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। इस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है? 27। इस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी 27 है। आई से मुराद है कि आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? मीडियन है, तो मीडियन के केस में हमने यहाँ पे I1 रखा था। ये I होता है कि आप कौन सा वो पोजिशनल एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं। 1 इंटू एन। एन क्या होता है जी? नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय D2 है मीडियन के केस में, माइनस सी। अच्छा, माइनस सी होता है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये याद रखिएगा, ये नई आइटम, नई चीज है ये, बाकी सारी चीजें आपको पहले से पता थी। ये होता है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। इससे पीछे वाली क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? वो है जनाब 35। इसकी अपनी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 62 है, इससे पीछे वाली क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 है। I इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 35। तो जनाब ये अब आपका क्या आएगा? मीडियन आएगा। कितना बनता है जी? 530.61
530.61। तो बेसिकली स्टेप्स वही हैं, थोड़ा सा फार्मूले का फर्क है। फार्मूले का फर्क है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमने बस कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट तरीके से करनी है, जो भी उसका जो है ना वो तरीका है। इसी तरह से चलते हैं, हम कुछ और भी कैलकुलेट करते हैं। मीडियन की बजाय हम इस डेटा सेट से थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करते हैं। करें जी? यस सर। थर्ड क्वार्टाइल के केस में स्टेप्स क्या होते थे? स्टेप नंबर 1 डाटा को सॉर्ट करें, ऑलरेडी डाटा हमारा सॉर्टेड है। स्टेप नंबर 2 क्या था? हम लोग क्वार्टाइल की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है i इंटू n प्लस 1/d। थर्ड क्वार्टाइल है तो i की जगह पे 3 लिखा जाएगा, n है जी नंबर ऑफ वैल्यूज 100 प्लस 1/d। d स्टैंड्स फॉर क्वार्टाइल है, तो डाटा के कितने पार्ट्स होंगे? 4। ये आपने इधर गलत नहीं किया, फार्मूले का गलत नहीं। किधर किधर किधर? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होना, तो ये वाली फिगर हम उधर पुट करते हैं। मीडियन के केस में d2 होता है, क्वार्टाइल के केस में d4 होता है। ये सही है ना? तो जो मीडियन का फार्मूला होता है ना, तो वो वाला फार्मूला उधर पुट करते हैं। किधर? in लिखा, in के साथ प्लस 1 नहीं आना था उधर। इधर आपने 100 लिखा ना, 100। नहीं, वो प्लस 1 नहीं आना, तो वैसे ही ऐसे ही है मेरे ख्याल से, तो ऐसे ही है। नहीं बाकी सर, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम उधर भी पुट करते हैं, तो उधर का आंसर 50 आ रहा है, 50 माइनस 35 आ रहा है, लेकिन हमें 50.5 माइनस 35 आ रहा है, इस तरह होता है। 50.5। आप क्या ये i इंटू n माइनस 1/d कह रहे हो? यस सर। आप ऐसे कह रहे हो? ये प्लस 1 आना, माइनस 1 नहीं। n प्लस 1/d? यस सर। ये नहीं होता सर, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू हम निकालते हैं ना, ये वाली वैल्यू तो पुट कर देते हैं डायरेक्ट। मतलब ये मीडियन निकालना ना 50.5, या ये उधर पुट कर दें, ये फार्मूला लेके कर दें, इस तरह मैं कह रहा हूँ। चलो अभी इसको ऐसे ही रहने दो जैसे मैं करवा रहा हूँ, इसको मैं चेक कर लूँगा आपके कहने पे, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल जो है वो i इंटू n प्लस 1/d के साथ आएगा। अच्छा, अब आपके पास पोजीशन इसकी कितनी आ गई जनाब, ये अब आप मुझे बताएं। 303 डिवाइडेड बाई 4 कितना बनता है जी? 75.75। इसका क्या आंसर आएगा? Yes, sir, 75. 75.75 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे जी? नेक्स्ट अब हम चलेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी थर्ड क्वार्टाइल की क्लास कौन सी है। थर्ड क्वार्टाइल की क्लास कौन सी है? तो फार्मूला मैं नहीं मिटाता, फार्मूला हम यही इस्तेमाल करेंगे। पहले हम थर्ड क्वार्टाइल की क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड क्वार्टाइल की क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना है कि कौन सी क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी हो जाती है। पहली क्लास की लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 है, दूसरे की 35 है, तीसरे की 62 है, चौथा जो है वो 81 पे चला जाता है। ये हमारा 75 से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे थर्ड क्वार्टाइल की क्लास है। थर्ड क्वार्टाइल क्लास, थर्ड क्वार्टाइल की क्लास जो है वो हमारी ये है। अच्छा, थर्ड क्वार्टाइल की क्लास अगर ये है तो बस बाकी फार्मूला तो वही है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। अब आप अगर देखें कि मिड पॉइंट जो होता है ये कैसे आता है, मैं सिर्फ मिड पॉइंट से ही क्लास लोअर क्लास बाउंड्री इसकी निकाल लूंगा। दो क्लासेस के दरमियान का मिड पॉइंट देखें 20 है, दो क्लासेस के दरमियान का के मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो 20 है। इसका मतलब है कि इससे ऊपर 10 है, इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 10 है, इसके ऊपर 10 है। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री हम हाफ ऑफ क्लास हाइट निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं सीधी सीधे, या इसको उधर से जाके डाटा से देख लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो होगी जनाब 539.5। क्या ख्याल है ना? हम लोग क्लास हाइट, दो क्लास मिड पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो टोटल क्लास हाइट का है। यहां से अगर मुझे क्लास हाइट पता है, मुझे सिर्फ मिड पॉइंट्स दिए हो, तो मैं क्लास बाउंड्रीज जो है उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, आधा आधा, हाफ करें इन दोनों का डिस्टेंस, आधा माइनस करके इस तरफ लिख दें, आधा जमा करके इस तरफ लिख लें, तो हमारी दोबारा क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्योंकि 20 का पॉइंट फैक्टर लिया हुआ है, तो हमारे पास ये इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है 549 वाले की 539.5 होगी। 539.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है जी आपकी इस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी है 19 इंटू आई। आई स्टैंड्स फॉर कि आपने कौन सा क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। अब आई यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज 100 डिवाइडेड बाय d, d स्टैंड्स फॉर 4 माइनस c लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास।
लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास क्या है 62 553.18 ठीक है जी। तो ये आपका थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा। अब कोई भी डिसाइल, कोई भी परसेंटाइल आपने जब फाइंड आउट करना है तो आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया जी। हाँ वो बस वो ऐसे ही है, फिर क्या करें। असल में ये चीज़ें रेगुलरली आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करानी होती है कि चलो भाई आप इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाओ, बच्चे लगे रहते हैं फ्रीक्वेंसियाँ जमा करते रहते हैं, तो वो क्लास में हलचल रहती है। लेकिन वो हम यहाँ पे शुरू करेंगे तो फिर यही काम करेंगे। आज हमने इसको यहाँ पे कंक्लूड करना है, सही है। इंशाल्लाह ये जो ग्रुपिंग श्रुपिंग है ये ख़त्म करके कल हम चार्ट्स वगैरह की तरफ जाएंगे। तो ग्रुप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमारी, आज हमने ग्रुपिंग वगैरह खैर काफ़ी हद तक हमने डिस्कस कर ली है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और इस तरह की चीज़ें ये हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके ट्रिकी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस, क्लास हाइट और क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट में क्या फ़र्क होता है वो भी डिस्कस कर लिया है। कैसे प्लॉटिंग करनी है वो भी डिस्कस कर लिया हमने। और हमने इनके मीडियन वगैरह कैलकुलेट करना शुरू कर दिए हैं। मीडियन हमारे पास आ गया है, क्वार्टाइल आ गया। अब ज़रा अगर हम डाटा की तरफ वापस चलें, अगर हम फार्मूलों की शीट्स की तरफ अगर वापस चलें तो हमारे पास इसमें और कैलकुलेशंस भी हैं जो कि हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी होता है जी हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वैल्यू, ठीक है जी। मॉड भी होता है। इससे पहले हम लोगों ने ये कर लिया, अब हमने ये सारा डिस्कस कर लिया, परसेंटाइल, डिसाइल, फ्रैक्टाइल। अब ये सारे इसी तरीके से कैलकुलेट होने हैं। आई और डी ये दो चीजें हैं जिनको आपने गौर से देखना है। आई स्टैंड्स फॉर के कौन सा फ्रैक्टाइल फाइंड आउट करना है, और डी स्टैंड्स फॉर के वो फ्रैक्टाइल टोटल कितने पार्ट्स में आपके डाटा को डिवाइड करता है। मीडियन है तो डी आपका 2 आएगा, आई 1 आएगा। क्वार्टाइल के केस में देखना है कि कौन सा क्वार्टाइल फाइंड करें, Q1, Q2 या Q3। Q1 है तो 1 आएगा, Q2 है तो 2 आएगा, Q3 है तो 3 आएगा आई के केस में। ठीक है, जो सा पार्ट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो नंबर आपने लिखना है। मीडियन क्योंकि एक ही होता है इसलिए मीडियन के साथ 1 ही लिखना होता है। ठीक है जी। अच्छा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू भी डाटा के अंदर से कैलकुलेट करना जो है वो आसान होता है। इसके लिए फार्मूला है जी L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अच्छा, इसमें काफी सारे F हैं। एक है जी FM। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने डाटा सेट के अंदर से जब हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारा मॉड क्या है, तो हम लोग जाते हैं सबसे बड़ी क्लास के अंदर। सबसे बड़ी क्लास वो क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होगी। ये क्या होता है जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास होती है इसे हम मॉडल क्लास या मॉड क्लास भी कहते हैं। यानी कि ये वो क्लास होती है जिसमें हमारा मॉड मौजूद होगा या मौजूद होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। किसी ऊपर ले लेंगे किसी नीचे। जी बिल्कुल, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम FM कहते हैं, इससे ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी को F1 और इसके नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, 19 FM हमारा 27 है, फिर F1 22 है और 19 है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है जी, लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये लोअर क्लास बाउंड्री L स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये कौन सी क्लास की लेनी है, हमारी मॉडल क्लास की लेनी है। हमारी जो मॉडल क्लास है इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है जी, 529.5 है। तो ये तो क्लास मार्क है, मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं। तो इससे हम लोगों ने लोअर क्लास बाउंड्री निकालना अभी सीखी है थोड़ी देर पहले, कि हम इन दो का डिफरेंस ले लेंगे, उसको हाफ कर लेंगे, वो उसमें माइनस करेंगे तो नीचे वाली लाइन आइटम आ जाएगी, प्लस करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। तो जनाब हम लोग क्या कह रहे हैं, 529.5 और 549.5 में 20 का डिस्टेंस है। अब 529 में से 10 माइनस करेंगे, 519 इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आएगी, 519 शायद 5, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 519.5 है, 519.5 539 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, FM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो 27 है, तो हम लोग लिखेंगे 27 माइनस F1। इससे ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है जनाब, 22। ठीक है जी, तो वो हम लिखेंगे 22। नीचे लिखेंगे 27 माइनस 22, ऊपर वाला ही फैक्टर कॉपी हो जाएगा, प्लस 27 माइनस 19 जो है वो फ्रीक्वेंसी है नीचे वाली साइड की, मल्टीप्लाई बाई क्लास हाइट, ये 20 है। अब मुझे ये बताएं कि पहले मल्टीप्लाई करना है कि जमा करना है। पहले मल्टीप्लाई करना है,
क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये कैलकुलेशन करने के बाद 519.5 में वो चीज ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा मॉड आ जाएगा। हमने ये कहा, दिखाएं जरा, बताएं क्या आंसर आता है इसका, क्या आंसर है भाई? $526 526.16। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम 500 कितना 526.16, ठीक है, जब हम लोग डाटा सेट देखें तो हमें डाटा सेट में 526.16 कहीं पे नजर नहीं आता, 526.16 कहीं पे नजर नहीं आता। हम तो कहते हैं कि मॉड वो होता है जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होता है, 526 तो एक दफा भी नजर नहीं आया। तो ये जो ग्रुप डाटा है, ग्रुप्ड डाटा जो होता है, इसके अंदर हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि हम डाटा को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, हम डाटा की एग्जैक्ट आंसर्स नहीं आते, थोड़े से मिलते जुलते आंसर्स आते हैं। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि जो हमारा मॉड आए वो मोस्ट रिपीटेड, तो क्या वो आपको डाटा सेट में भी नजर ना आए, ठीक है, इसके भी चांसेस है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हाँ यार, इस डाटा का जो मॉडल है वो 526.16 है, ये इतना ही होगा, ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, इसको हमने थ्योरेटिकली प्रूव किया हुआ है, तो हम लोग अब इसी फार्मूले से निकलने वाले आंसर को मॉड मान लेते हैं। तो इट इज पॉसिबल कि मॉड जो है ग्रुप डाटा के अंदर हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर फॉल तो कर रहा होगा, मोस्ट ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में ही फॉल कर रहा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल डाटा को जाके देखें तो उसमें 526.16 हमें नजर ना आए। इससे आपने घबराना नहीं है, ठीक है। सवाल कुछ पूछने लगे थे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि मॉड जो होता है वो हमारे पास इस अगर फाइंड आउट नहीं हो पा रहा तो हम फिर भी मॉड को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप है मॉड, मीडियन और मीन का, वो ग्रुप डाटा हो या अनग्रुप डाटा हो, इन दोनों में अप्लाई हो सकता है। तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर आपने मॉड कैलकुलेट करना है तो आप इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इनका आपस में एक इस तरह का एम्पिरिकल रिलेशन भी मौजूद होता है कि एक डाटा सेट के अंदर मॉड जो है 3 मीडियन माइनस 2 मीन करके आएगा, ठीक है जी। तो मॉड के बारे में हमने बात कर ली। इसी तरह से आगे चलते हैं। डिस्पर्शन के अंदर तो फार्मूले आसान होते हैं। डिस्पर्शन के अंदर ग्रुप्ड हो या अनग्रुप्ड हो, मैंने आपको बताया था, इन दोनों के केस में सेम फार्मूले लगते हैं। रेंज के केस में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब अक्सर औकात ऐसे होता है कि अगर आपको डाटा सेट नहीं दिया हुआ, सिर्फ ग्रुप्स दिए हुए हैं, सिर्फ ग्रुप्स दिए हुए हैं और मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं पता है। जो अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं उसमें तो हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम 594 थी शायद, मिनिमम वैल्यू 481 थी। लेकिन अगर कभी हमें सिर्फ ग्रुप्स दिए गए हों, सिर्फ हमें कभी ग्रुप्स दिए गए हों, तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास जो होती है ना, सबसे बड़ी क्लास जिसे हम लास्ट क्लास भी कहते हैं, उसका जो मिड पॉइंट होता है ना, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं। और x नॉट जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है जी, या लोएस्ट क्लास। और हाईएस्ट को भी हम कहते हैं लास्ट क्लास, ठीक है जी। तो मैक्सिमम वैल्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ लास्ट क्लास। अगर हमें डाटा ना दिया होता तो हम इस डाटा के अंदर सोचते कि हमारे इस पूरे डाटा सेट के अंदर से जो मिड मैक्सिमम वैल्यू है xm दैट इज 589.5 और जो मिनिमम वैल्यू है x नॉट दैट इज इक्वल टू 489.5। हम ये अज्यूम करते। अगर हमें ग्रुप दिए हुए हैं और हमें डाटा नहीं दिया हुआ तो फिर हम उनके मिड पॉइंट्स को ही वैल्यूज कंसिडर करेंगे। ये क्लास मार्क होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम बेसिकली पता है क्या काम करते हैं ग्रुप्स के डाटा के अंदर, हम ये अज्यूम करते हैं कि इस पूरे डाटा के अंदर टोटल 6 ही वैल्यूज हैं। इस पूरे डाटा के अंदर टोटल 6 ही वैल्यूज हैं। 13 वैल्यूज हैं 489.5, 22 वैल्यूज हैं 509.5, 27 वैल्यूज है 529.5। यानी कि हम लोग कहते हैं कि एक ग्रुप के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो एक ही है।
सही है, जो अब जब हम ग्रुप्स बनाते हैं, इसलिए हमारे आंसर में थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन वो फर्क चलता है, उससे कोई मसला नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि अगर सिर्फ आपको ग्रुप्स दिए गए हों तो जो पहली क्लास का या पहले ग्रुप का जो क्लास मार्क होता है वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है उस पूरे डाटा सेट की, और जो एक्सएम है वो मैक्स। अब देखो ये मिनिमम वैल्यू 489.5 तो नहीं थी, 481 थी, लेकिन काफी हद तक उसके नजदीक है ये, और मैक्सिमम वैल्यू 594 थी, ये उसके नजदीक है मैक्सिमम वैल्यू। तो डाटा अगर ना दिया गया हो तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या थी और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये रेंज आ जाती है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 सेमी इंटर रेंज आ जाती है। क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने सीख लिया है, क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट भी किया है, क्वार्टाइल 1 भी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाती है। फार्मूले आते हैं जनाब अब आके आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का, ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का या वेरिएंस का। अनग्रुप डाटा हमने देख लिया था, ग्रुप डाटा ये है। इन दोनों में हमेशा वही फर्क होता है कि इसके ऊपर छत नहीं होती, इसके ऊपर छत होती, जो बड़ा हो जाता है उससे ऊपर से छत खींच लेते हैं घर वाले। तो वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ा होता है, ये बात हमने डिस्कस की थी। लेकिन देयर आर वेरी फ्यू चांसेस जिसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होते हैं, और कुछ ऐसे भी डाटा सेट्स होते हैं जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होता है वेरिएंस से, लेकिन वो बहुत ही थोड़े से, हम उनको साइड पे ही रख देते हैं। हम कहते हैं कि नॉर्मली वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ा होता है। तो इन दोनों में से कोई एक कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, वेरिएंस ही कैलकुलेट कर लेते हैं। समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल स्क्वायर, ये आपका जो है ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। डाटा सेट को यहाँ से कॉपी करते हैं क्योंकि मुझे एफ और एक्स सिर्फ चाहिए, ठीक है जी। और ये कैलकुलेशन ना मैं एक्सेल पे कर लूंगा ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। एक्सेल देखिएगा जरा गौर से जी, हमारे पास x है, x की वैल्यूज कितनी है जी 489.5 से शुरू होगा, 489.5, और उसके बाद हर वैल्यू जो है वो पीछे वाली वैल्यू में 20 ऐड करने से आती है। क्या ख्याल है, कहाँ तक गए हम? 589 तक गए। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 13, 22, 27, 19, 13, 6, 13, 22, 27, 19, 13 और 6, ठीक है जी। 13, 22, 27, 19, 13 और 6, टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी बनी? 100। ये एफ के नीचे जो उसका सम होता है वो क्या होता है भला? वो समीशन एफ होता है, पता ना आपको? ये हमारा एफ है और ये हमारा समीशन एफ है, ठीक है। इसी तरह से एफ एक्स क्या होगा? एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे जी, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एफ है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स के, एक्स को और एफ को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन सारी वैल्यूज़ को टोटल किया, और उसके बाद हमने जब इसको जमा किया तो ये मेरे पास बना 53,250। क्या समझे? तो ये जो है ये है हमारा क्या, समीशन एफ एक्स। हर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखते गए, और जब एंड किया तो जो हमारा आंसर है वो समीशन एफ एक्स होगा। एक और चीज़ हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर f से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा हमारा x मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई f, ठीक है जी। जब हमने इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट किया और जब हमने इसको जमा किया तो हमारे पास आंसर आया ये। तो भैया एफ एक्स स्क्वायर का सम तो बहुत बड़ा आ गया, 284,34325, ये काफ़ी बड़ा आंसर आ गया। बहरहाल ये है हमारा जो आंसर है, ये क्या है जी, समीशन एफ एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यूज जो है ये फार्मूले में पुट करनी है। फार्मूला क्या है जी, समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ इसका होल स्क्वायर। दरम्यान में क्या है, प्लस है माइनस है? प्लस है, नहीं माइनस है, ठीक है जी। समीशन एफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल स्क्वायर, ठीक है जी। फार्मूला किधर है? ये है, ठीक है जी। समीशन एफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल स्क्वायर, यानी कि ये बेसिकली समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, याद है ये पहले भी कहीं देखा था, ये ब्रैकेट के अंदर वाला ये मीन होता है बेसिकली, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना ये मीन है। तो हम ये कह सकते हैं समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये जो फैक्टर है ना बीच वाला, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ये मीन के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा, सही है जी।
तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम एक्सेल में चले गए थे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे थे समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ। तो समीशन एफ एक्स स्क्वायर कितना है जी, 28434325, ठीक है जी, 28 मिलियन ये समथिंग। समीशन एफ जो है ये हमारा 100 के इक्वल आता है, माइनस 53,250 डिवाइडेड बाय 100 इसका होल स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। क्या कह रहे हो जी, 28.05 इसका 28.05 इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी आती है, ठीक है जी। और इसका वेरिएंस कितना आएगा जी, इसका स्क्वायर कर लें, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा 786.8, ठीक है जी, ये आंसर आएगा। अच्छा, आप कुछ इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमने कुछ और चीजें देखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में से कौन सी आइटम ऐसी है जिसका आंसर नेगेटिव हो सकता है, सवाल है। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नेगेटिव हो सकती है? क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या वेरिएंस नेगेटिव हो सकता है? देखिए, बात यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर हम लोग आइटम्स को स्क्वायर करके ले आते हैं, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर नेगेटिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें ना, हमने अनग्रुप डाटा के अंदर से इसको कैसे किया था, तो वहां से आपको इसमें ज्यादा जो है ना वो पता चलेगा। देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन ओवर n। तो जब हम लोग हर वैल्यू को उसके मीन में से माइनस करते हैं और एक दफा उसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आंसर तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जो ऊपर वाला फैक्टर है ना, ये वाला, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे आपकी सारी वैल्यूज नेगेटिव ही क्यों ना हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो मर्जी वैल्यूज हो, जब आपने उसका स्क्वायर ले लेना उसने पॉजिटिव हो जाना है। तो पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से, क्योंकि n जो है ये हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, माइनस में नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं होती, तो जब हम n पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का, चाहे आपकी सारी वैल्यूज माइनस में हो, सारी वैल्यूज ही माइनस में क्यों ना हो, उसका मीन भी माइनस में आएगा, ठीक है। जब हम उसका डिफरेंस लेंगे वो भी माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो जो कुछ भी होगा वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। जब वो सारा कुछ पॉजिटिव हो जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो या वेरिएंस, इनका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये याद रखिएगा, सही है। 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से 1 के दरमियान में हमने कल एक और बात पढ़ी थी कि 0 से 1 के दरमियान में एक ऐसा जबरदस्त बात होती है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ी होती है, वेरिएंस छोटा होता है। 0 से 1 में अगर आंसर आ जाए तो वो और बात है, आंसर आ रहा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस कैन नेवर बी 0, लेस देन 0, ये 0 से कम नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि क्या ये 0 हो सकती, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस 0 हो सकती है? हो सकती है। लेट्स सपोज कि आप एक ऐसा डाटा सेट ले रहे हैं जिसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का 0 होना, इसका क्या मतलब है कि इस डाटा के अंदर कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, हर ऑब्जर्वेशन सेम आ रही है, हर ऑब्जर्वेशन सेम आ रही है, हर ऑब्जर्वेशन सेम आ रही है। तो लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक डाटा सेट है जिसमें सारी वैल्यूज 4 4 4 4 हैं, ये है मेरे पास डाटा सेट, कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हैं, 4 4 हैं। वो तमाम कैलकुलेशंस जिससे हमने इसकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करनी है ना, उन सब का आंसर 4 आएगा। MST हमेशा 4 आएगा, ठीक है, MST हमेशा 4 ही आएगा क्योंकि सारी वैल्यूज सेम है। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन MD जितने भी हैं वो सारे 0 आएंगे। MST क्या क्या है? MST से मुराद है अर्थमेटिक मीन, इसका 4 आएगा, ज्योमेट्रिक मीन 4 आंसर आएगा, हार्मोनिक मीन 4 आंसर आएगा, मीडियन 4 आंसर आएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल 4 होगा, सेकंड क्वार्टाइल 4 होगा, थर्ड क्वार्टाइल 4 होगा, फर्स्ट डिसाइल, परसेंटाइल, एवरीथिंग विल बी 4। इसकी मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू जो मोड होती है वो भी 4 ही है।
तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सारी 4 है और मेजर ऑफ डिस्पर्शन सारी 0 होंगी। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जिसे हम रेंज कहते हैं वो कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू भी 4 है, मिनिमम वैल्यू 4 है, तो आंसर होगा 0। क्वार्टाइल डिस्पर्शन, फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल का डिफरेंस 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 0, वेरिएंस 0, हर चीज का आंसर इसका 0 आएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा सेट है जिसमें अगर सारी वैल्यूज सेम हो तो हमारा जो आंसर है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो सेम होगी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो 0 होगी सारी की सारी। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के फार्मूले भी देख लेते हैं। ये भी दोनों के लिए सेम होते हैं, ग्रुप हो या अनग्रुप डाटा हो, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, ये कैलकुलेशंस, इन चीजों की कैलकुलेशन फर्क होती है ग्रुप या अनग्रुप के लिए। हम लोगों ने ये कर लिए ना, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर ली ग्रुप डाटा की और वेरिएंस फाइंड आउट कर लिया ग्रुप डाटा का। आगे चलते हैं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में चलते हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में ये जो भी फार्मूले हैं ये ग्रुप और अनग्रुप दोनों के लिए सेम होते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, अगेन मैंने बता दिया कि अगर हमारे पास ग्रुप डाटा हो तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी वो होती है जो कि उसकी हाईएस्ट क्लास की, यानी कि सबसे बड़ी लास्ट क्लास जो होती है उसकी, उसका जो मिड पॉइंट है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। क्या समझे? यस सर। क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा, दो चीजें हमने और फाइंड आउट करनी है जी। एक है जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन से मुराद है आइटम के अंदर कोई भी आइटम्स प्लस या माइनस करना हर ऑब्जर्वेशन में, और चेंज ऑफ स्केल है हर ऑब्जर्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। इसका एक छोटा सा टेबल है। मीन और मीडियन के ऊपर चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं होता, वेरिएंस वगैरह के ऊपर चेंज ऑफ ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं होता। ये आपने टेबल को इस तरह से गौर से देख लेना। अब आप कहेंगे सर ये तो मुझे नहीं समझ आ रही है आप क्या बात कर रहे हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल आपको पहले तो चीज समझ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा सेट है, 3-4 वैल्यूज लेते हैं, ज्यादा वैल्यूज लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में फिर प्रॉब्लम होती है। हमारे पास एक डाटा सेट है, वो है जनाब डाटा सेट वही 19, 18, 15, 18 और 22 लें जी, 5 वैल्यूज का हमारे पास एक डाटा सेट है। इसका मीन जरा जल्दी से निकाल दें मुझे, क्या होगा? 19, 18, 15, 18, 22 डिवाइडेड बाय 5, 18.4, ये इसका मीन है। मीडियन बता सकते हैं इसका? डाटा को सॉर्ट करेंगे, 5 नंबर ऑफ वैल्यूज है, n+1/2, 6 वैल्यूज बन जाएंगी डिवाइडेड बाय 2, थर्ड वैल्यू, तो थर्ड वैल्यू इसके सेंटर में जो फॉल कर रही है वो 18 ही है, तो मीडियन इसका कितना है जी? 18। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी फाइंड करके दे सकते हैं मुझे? स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन हम एक्सेल से करवा लेते हैं। 19, 18, 15, 18, 22, 19, 18, 15, 18 और 22, तो इसके लिए फार्मूला होता है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। आप कैलकुलेटर से कर रहे हो? 3 से आएगा। क्या 3 से? हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये 3 से आएगा, x on n। नहीं ये नहीं होती, किधर से कर रहे हो इसको? 3 से स्टार्ट, 1 माइनस वेरिएंस, ठीक है, इधर से आएगा ये x वगैरह की वैल्यूज पुट करके, इसके बाद वैल्यूज पुट कर ली। यस सर, तो सेव कर ली। अच्छा चलो वो निकालो जरा। अच्छा चलो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन STDS वाली, सैंपल वाली मैंने लेनी होती है। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है जी 2.51। चलो जो भी है इसकी 2.51 लेट्स सपोज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 2.51। अब जरा देखना चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन का ये मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशंस के अंदर हर आइटम की, ऑब्जर्वेशन के अंदर हर आइटम में एक खास नंबर ऐड या लेस कर दिया जाए, इसे हम चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। हर ऑब्जर्वेशन में करना है, हर वैल्यू में करना है, ठीक है जी, और हर कैलकुलेशन में इसको करना है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नया डाटा सेट आता है जो जिसका नाम है y, और ये x की हर आइटम में 5 जमा करने से आता है, x + 5। तो मेरे पास पहला डाटा सेट कितना बन जाएगा? 19 में 5 जमा करेंगे 24, 18 में 5 जमा करेंगे 23, 20, 23 और 27। जब आप इसका मीन फाइंड आउट करेंगे ना, वो कहता है कि चेंज ऑफ ओरिजिन के
मीन के आंसर के ऊपर भी सेम इफेक्ट पड़ता है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो मीन बनेगा वो पुराने वाले मीन में भी 5 जमा करने से आ जाएगा 23.4। चेक करके देख लेते हैं इस डाटा सेट का 24, 23, 20, 23 और 27 का मीन कैलकुलेट करके देखें क्या आता है आंसर। 23.4। मीडियन क्या आएगा? मीडियन के ऊपर भी सेम इम्पैक्ट होता है, सेम इफेक्ट। कुछ ऐड किया तो मीडियन भी 23 जो है वो सेम इफेक्ट से चला जाएगा, 23 आ जाएगा। इसका मीडियन कितना आएगा जी? 23। वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा इसके? उसने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। इसका मतलब है कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही आनी चाहिए जैसी इस डाटा सेट की है। 24, 23, 20, 23 और 27 हमने ये कैलकुलेट किया था, फार्मूला लगाया था। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, साइड पे लगता हूँ और अगले वाले की कैलकुलेशन करते हैं। 24, 23, 20, 23 और 27 2.5099 एग्जैक्टली वही आंसर आ गया। यानी कि चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, 2.51। तो ये बात वो कर रहा है कि कभी कभार एक नया डाटा सेट इस तरह से बनता है कि हम पुराने डाटा सेट की हर वैल्यू में एक खास अमाउंट ऐड करते चले जाते हैं, उसे हम चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन का मीन और मीडियन पे सेम इफेक्ट होता है, यानी कि मीन में भी वो ऐड होगा, मीडियन में भी वो ऐड होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी कोई इंपैक्ट नहीं होता, वेरियंस में भी कोई इंपैक्ट नहीं होता। चेंज ऑफ ओरिजिन का, चेंज ऑफ ओरिजिन का, ओरिजिन से मुराद है प्लस या माइनस करना किसी चीज में कुछ। चेंज ऑफ स्केल के केस में उसने ये कहा है कि चेंज ऑफ स्केल के केस में मीन और मीडियन पे सेम इफेक्ट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी सेम इफेक्ट होता है, वेरियंस पे सेम इफेक्ट 2 दफा होता है, सेम इफेक्ट स्क्वायर्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज कि मेरे पास डाटा सेट तो है x, अब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5x करता हूं, तो मेरी हर वैल्यू 5 गुना बढ़ जाएगी। 19 जरा 5 कितना बन जाएगा जी? 20 5 100, 19 5 95, ये बन जाएगा 90, ये बन जाएगा 75 और 18 फिर 90 बन जाएगा और 22 110 बन जाएगा। 5 गुना हो रहा है। इसका मीडियन पता है कितना हो जाएगा? मीडियन भी 5 गुना इंक्रीज हो जाएगा। 23.4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है जी? 92, 92 करो यार, कोई तो करो। कितना? 23.4 मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ 117.5। अब आप इनको जमा करके 5 पे डिवाइड करेंगे तो 117.5 ही आंसर आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि अगर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सेम इफेक्ट आएगा। मीडियन के ऊपर भी 3 गुना 5 गुना हो जाएगा मीडियन, तो मीडियन जो है वो कितना होगा जी? 90 होगा। 5 गुना में कुछ गलती ही हो रही है। चौबीस को 5 गुना करें तो आंसर कुछ और आता है, ये गलती ये थी। नहीं, ये आइटम्स जो इंक्रीज हो रही है। 19 को 5 करो ना जरा, 20 5 100 ही बनता है। 95 18 का 90 बनता है, ठीक है। और 20 का 100 बनेगा, 23 का फिर 90 बनेगा। सॉरी, मैं ये इस 20 को करी जा रहा था, हमने x को करना है ना। 19 5, 18 5, 15 5 75 और 18 5 90 और 22 5 110, ठीक है जी। तो इसका मीडियन मीन कितना बनेगा जी? इसका मीन बनेगा 18.4 को 5 से मल्टीप्लाई करना। 18.4 को 5 से मल्टीप्लाई करना, कितना बना? 92। अब ये 92 बना, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है आपने मुझे बताया था, मैंने तो 92 बोला था कि 92 बनेगा, वो शायद 20। ये इसको नहीं करना, ये तो ये एक एग्जांपल है, ये दूसरी एग्जांपल है। मेन डाटा हमारा ये है, 92 आएगा मीन। आप इनको जमा करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे तो भी 92 आएगा। कर लिया। मीडियन जो है वो क्या बनेगा जी? 90। मीडियन आपका वैसे भी 90 है, या 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 90 ही आएगा।
स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसमें उसने कहा है जी सेम इफेक्ट हो जाएगा, तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बनेगी जनाब, 2.51 की स्टैंडर्ड डेविएशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या इंपैक्ट आएगा, 2.51 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या चीज 11.22, लेकिन कैलकुलेशन से इधर कैलकुलेटर से उधर आपके मैच नहीं हो रही। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी कितनी आ रही है, 21.51 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है, 11 पॉइंट, ये 12.5 समथिंग आएगा, 11 तो नहीं आएगा क्योंकि ढाई है ना, उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 12 तो जा रहा है, 12.5 तो जा रहा है, 12.5 से ऊपर जाएगा, क्या आंसर आएगा 5, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आती है। अब आप इसकी डाटा सेट की वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लें, 95, 90, 75, 90, 110, यही आंसर आना चाहिए। कर लेते हैं 95, 90, 75, 90, 110, ठीक हो गया जी। हम इसको कहते हैं मल्टीप्लाई बाई 5, तो सारी वैल्यूज़ को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं कौन सी वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई बाई 5 कर रहा है, तो 95, 90, 12.549, ठीक है, 5 गुना करके ही आ रहा है। तो चेंज ऑफ रीजन हो या चेंज ऑफ स्केल, वेरिएंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा जी, अच्छा जी इसका वेरिएंस भी है, पहले तो इस डाटा सेट का वेरिएंस निकालें, 251 का स्क्वायर रूट लें, 251 का स्क्वायर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लें तो वेरिएंस आता है 251 का स्क्वायर लें, या मैं यहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे वेरिएंस जो है वो सैंपल वाला निकालता हूँ, ये देखो जी 6.33 आ रहा है जी, 6.3 पूरा आ रहा है, वाह, ऑल्ट एच के, ऑल्ट एच 9, ऑल्ट एच 9 नहीं, ऑल्ट एच के 6.30 पूरा आ रहा है, तो 6.30 आ रहा था, लेकिन अब वो बढ़ के 5 गुना हो गया है 2 दफा, ठीक है जी। तो ये क्या आ रहा था 6.30, तो ये कहता है कि सेम इफेक्ट स्केयर्ड करना है, सेम इफेक्ट 2 दफा लगाना है, वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो रही है 1 दफा, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, वेरिएंस को 5 से मल्टीप्लाई करना है 2 दफा, तो 6.530 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सेम इफेक्ट 2 टाइम्स। अगर वैल्यू डिवाइड करने से आ रही है तो वेरिएंस को जिस नंबर पे डिवाइड करने से आ रहा है उससे डिवाइड करना है 1 दफा, फिर दूसरी दफा, तो अभी 6.3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 5 से, सेम इफेक्ट स्क्वायर्ड या सेम इफेक्ट 2 टाइम्स लिख लें, ठीक है। तो 6.3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है 157. और ये हमारा एक्सेल में भी मेरा ख्याल है यही निकल रहा था, ये रहा 157.5, ठीक है जी। तो एक चीज समझने की जरूरत है कि चेंज ऑफ ओरिजिन हो या चेंज ऑफ स्केल, हमने इसमें ये देखना है कि मीन हो या मीडियन, इनका तो सेम इफेक्ट आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का और वेरिएंस का इंपैक्ट जो होता है वो सिर्फ चेंज ऑफ स्केल में आता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस चेंज नहीं होते, चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस चेंज नहीं होते। ओरिजिन से मुराद ये है कि ऑब्जर्वेशंस में कुछ प्लस या माइनस कर दिया जाए, सारी ऑब्जर्वेशंस में, किसी एक में नहीं, तमाम ऑब्जर्वेशन में से कुछ आइटम प्लस या माइनस कर दिए जाएं। स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस सिर्फ चेंज ऑफ स्केल के केस में इंपैक्ट होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर वही इफेक्ट आएगा जो आइटम्स के ऊपर आ रहा है, वेरिएंस के ऊपर वही इफेक्ट आएगा जो आइटम्स पे आ रहा है, लेकिन 2 दफा, ठीक है जी। तो इसकी बहुत सारी जो है ना वो मजे की प्रैक्टिस हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक डाटा सेट है x, उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, तो 2x + 5 की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे क्या बनेगी, ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम शुरू करेंगे, हम कहेंगे कि जी x की स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, 2x की स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी बनेगी, हम हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा चेंज ऑफ स्केल होता है। चेंज ऑफ स्केल में स्टैंडर्ड डेविएशन पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है, तो हम लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी 25 बन जाएगी। यस सर। हम हर वैल्यू को डबल कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन को भी डबल करेंगे ना, तो 10 बनेगा। अच्छा, फिर 2x + 5 अगर करना हो, हर वैल्यू में 5 ऐड कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, वैल्यू ऐड करने से ये हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन बन जाता है। चेंज ऑफ ओरिजिन का स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी 10 ही आएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x = 5
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x विल बी इक्वल टू 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x प्लस 5 विल आल्सो बी इक्वल टू 10, क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इंपैक्ट नहीं होता, चेंज ऑफ स्केल का होता है। एक्स की जगह 5 नहीं आएगा तो ये तो 10 के हो जाएगा। ये वाला Yes. ये प्लस 5 है ना, प्लस या माइनस करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो प्लस या माइनस करने से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो ये हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारा वेटेड एवरेजेस का एक फार्मूला रह जाता है, वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, वो उसको हम कल करेंगे। ठीक है जी। और कल हम लोग ग्राफ्स और ग्राफ्स की प्रेजेंटेशन और ग्राफ की इंटरप्रिटेशन भी सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स अगर आपको नजर आए तो उसका मकसद या मतलब क्या है और उनको कैसे हम उसमें से अपनी कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी पोजिशनल एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं और जाइव्स वगैरह से।